हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे विजन IAS 2020 टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर हमारा ये 14 है, मतलब 14 नंबर टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 13 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे एक वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने उनको प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप सारे के सारे वीडियो आपको पुराने मिल जाएंगे। और 2020 के भी में हम सारे जो वीडियो थे वो मतलब जो टेस्ट सीरीज थी विजन की IAS की, सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें जो 1905 के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं, ठीक है, 1905 से जो 1947 के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं उनको जो है टेस्ट फॉर्म में ये मतलब बनाया गया है जो विजन के द्वारा। ठीक है, तो इसके मॉडर्न के 2 पार्ट थे और एशियंट मिडियल और उसका 1 पार्ट था। तो 3 लगातार ये टेस्ट आपको हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किए गए थे। तो फर्स्ट है कि स्वदेशी, सेकेंड है बहिष्कार, थर्ड है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा और फोर्थ है स्वशासन। तो हमारे ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये जो 1906 का ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, इसी समय स्वराज यानी स्वशासन आया था और राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी इसमें, और बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपको देखने को मिलेंगे। ये मुख्य उद्देश्य थे ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 के। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और साथ ही साथ ये जो नरम दल और गरम दल थे तो इसी में यहाँ ही मतलब इसमें फूट पड़नी स्टार्ट हुई थी, और ये जाकर 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे इनमें दोनों में विभाजन देखने को मिला था। ठीक है, तो ये हमारे डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, माउंट बेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने इटली की घोषणा में यथा प्रस्तावित विभाजन का विचार अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, सेकेंड है कि इसने केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा था। और थर्ड है कि इसने 30 जून 1948 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चित किया था। तो इसमें देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि इसमें सत्ता का जो हस्तांतरण करने की बात की गई थी तो ये 15 अगस्त 1947 की बात की गई थी। और देखो इसमें पूछे गए हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला तो हमारा गलत है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ये मतलब सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी। ठीक है, और ये जो घोषणा हुई थी ये जो आपको देखने को मिली थी तो ये मतलब जो माउंट बेटन योजना, इसे 3 जून घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इटली की ये घोषणा नहीं थी, ये मतलब 3 जून योजना थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये योजना थी कि 2 राष्ट्रों को मतलब उनका सौंप दिया जाए। ठीक है, पाकिस्तान और भारत को 1947 को मतलब विभाजन की बात की गई थी। और इसमें पश्चिमोत्तर प्रांत के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव नहीं किया था, बल्कि इसमें पश्चिमोत्तर तो था ही, साथ साथ ये सिलहट वाला जो पश्चिम बंगाल वाला मतलब बांग्लादेश बंगाल वाला जो क्षेत्र था उसमें भी जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। और पूछा गया है कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो तीनों नहीं सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी पेशो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है। ठीक है, सेकेंड है कि यह पटाखों का निर्माण करने वाले कारखानों को लाइसेंस देता है और नियमित रूप से उनका निरीक्षण करता है। थर्ड है कि पेट्रोलियम अधिनियम 1934 का प्रवर्तन पेशो को सौंपा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें जो कहा गया है तो ये तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि जो पेशो है यानी पेट्रोलियम अधिनियम 1934 का जो ये प्रवर्तन अधिनियम था पेशो संगठन, ठीक है, इसी के अंतर्गत काम करता है। और ये पटाखों के निर्माण करने वाले कारखानों को लाइसेंस देता है, उन्हें नियमित करता है और उनका निरीक्षण करता है कि वो लोग मतलब कैसे काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड वाला गलत है, क्योंकि इसमें पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय के द्वारा ये प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहता है। ये आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्यवाद की हिंसा द्वारा समाप्ति और भारत में साम्राज्यवाद की स्थापना करना था। ठीक है। सेकेंड है कि इसने मित्र राष्ट्रों के साथ यूएसएसआर के साथ सम्मिलित हो जाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया था। ठीक है। और थर्ड है कि इसने भारत को त्वरित सत्ता हस्तांतरण का समर्थन किया और विभाजन को स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो देखो इसमें जो कहा गया है ये जो रिवोल्यूशनरी जो सोशलिस्ट पार्टी है इसके बारे में, तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो जो सत्ता हस्तांतरण की त्वरित सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी तो इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ये विभाजन को इन्होंने अस्वीकार किया था, इसका मतलब विरोध किया था। और कहा था इन्होंने कि जो कांग्रेस है इसमें क्या कर रही है, जो सत्ता हस्तांतरण में जो कांग्रेस क्या कर रही है, ब्रिटिश साम्राज्य और जो ये पूंजीपति हैं, जो पूंजीपति आपको देखने को मिलेंगे उसके बीच एक मतलब एक मीडिएटर का काम कर रही है। ठीक है। तो इसको इन्होंने बैंक डोर डील के नाम से कहा था। ठीक है। तो इन्होंने इसको इसका असमर्थन किया था। और जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है इसमें भी ये गलत है, क्योंकि जो मित्र राष्ट्रों के साथ यूएसआर के साथ सम्मिलित होने के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के जो प्रयासों का समर्थन नहीं इन्होंने विरोध किया था, इससे इनकार कर दिया था इन्होंने समर्थन करने से। ठीक है। तो ये भी गलत है हमारा, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी इसका उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्यवाद की हिंसा द्वारा समाप्ति और भारत में साम्राज्यवाद की स्थापना की मतलब समाजवाद की स्थापना की बात करते थे ये लोग। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि राजगोपालाचारी फार्मूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण पर सहमति व्यक्त की गई है। ठीक है। सेकेंड है कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इस फार्मूले पर सहमति व्यक्त की है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि इसमें इस फार्मूले का विभिन्न मार्गों जैसे कि सिख समूहों, हिंदू महासभा द्वारा व्यापक रूप से समर्थन किया गया था। ठीक है। तो देखो जो इसमें कहा जा रहा है, तो इसमें देखो ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है इसमें इन लोगों ने जो इसका विरोध किया था। ठीक है। क्योंकि जो ये तो जो सिख समुदाय थे और हिंदू समाज के जो संस्थापक थे बी.डी. सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया था। और इसके साथ साथ जो ये एक जो पार्टी थी, श्रीनिवास शास्त्री जी थे जो नेशनल लिबरल फेडरेशन के जो संस्थापक थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। ठीक है। और सिखों ने भी विरोध किया था। तो इन लोगों ने सभी ने इसका विरोध किया था, तो ये गलत है हमारा। ठीक है। और जो ये मतलब फार्मूला था राजगोपालाचारी फार्मूला, और सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग के बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इस फार्मूले पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो नहीं, उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी उसने जो उसके जो उस समय के जो अध्यक्ष थे जिन्ना, उन्होंने असहमति व्यक्त की थी इस पर। ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण पर सहमति व्यक्त की गई थी, कि मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से पृथक नहीं होगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया जाएगा। तो इस पर ये जिन्ना सहमत नहीं हुए थे। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन। ठीक है। और दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है सिक्स। तो इसमें कहा गया है कि तस्मानियाई बाघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक मांसाहारी मार्सुपियल धानी प्रणाली स्तनपायी है। ठीक है। और सेकेंड है कि यह IUCN द्वारा नियर थ्रेटेंड यानी संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत एक मात्र बाघ प्रजाति है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बाघ प्रजाति है ये तो मतलब है, लेकिन इसको जो है विलुप्त कैटेगरी में मतलब वर्गीकृत किया गया है IUCN द्वारा। ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। और फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का स्थानिक मांसाहारी मतलब बहुत बड़ा एक मांसाहारी मार्सुपियल धानी स्तनपायी है। ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये विलुप्त हो गया था 200 साल पहले। ठीक है। और अभी इसमें देखने को मिला था ये विलुप्त हो गया था 200 साल हो चुके हैं इसको विलुप्त हुए। ठीक है। जो ये तस्मानियाई बाघ की बात की जा रही है। और इससे जो ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में एक बाघ बचा हुआ था जो 1936 में मतलब
उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये मतलब विलुप्त की श्रेणी में आ गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये मतलब 2016 से 2019 के बीच ये ऑस्ट्रेलिया के तस्मानियाई वाले क्षेत्र में देखे गए हैं, ठीक है। इसीलिए इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया कि इंडियन नेशनल आर्मी INA के मुकदमे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि INA बंदियों का समर्थन में आंदोलन केवल दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों तक ही सीमित रहा था, ठीक है। सेकेंड है कि INA मुकदमे के विरुद्ध आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो देखो इसमें जो कहा जा रहा है जो ये INA के संबंध में कई सांप्रदायिक घटनाएं हुई थी, तो ये गलत है। ये मतलब घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं इसमें नहीं देखी गई थी। इसमें क्या था कि जितने भी भारतीय जो संगठन थे, ठीक है, वो सारे एकजुट होकर आए थे और वो मतलब इसको INA को सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि ये बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहा था। ये मद्रास, UP, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता और जो दिल्ली था ये इसका केंद्र था। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे असम वाला क्षेत्र हुआ, कुर्ग वाला क्षेत्र हुआ, ठीक है, ये बहुत से मतलब लगभग पूरे इंडिया में ये फैला हुआ था, ठीक है। तो ये सारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि 1936 के अखिल भारतीय किसान घोषणा पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मांगे की गई थी। तो फर्स्ट है भू राजस्व लागान में 50% की कमी, ठीक है। सेकेंड है कि काश्तकारों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा। और थर्ड है कि सभी बकाया लागान और राजस्व का निरसन। और फोर्थ है कि ऋण, लागान और राजस्व का भुगतान करने में असमर्थता के कारण गिरफ्तारी और कारावास से मुक्ति, ठीक है। तो ये जो अखिल भारतीय भारतीय किसान घोषणा पत्र था 1936 का, इसमें ये मुख्य चारों मतलब इनके उद्देश्य इसमें संगठित थे। और भी उद्देश्य थे, लेकिन ये मुख्य ये उद्देश्य थे, ठीक है, ताकि जो है किसानों को उनसे मुक्ति मिल सके, ठीक है। उनके जो कानून थे अंग्रेजों के, ठीक है, उन्हीं से। तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट सही, मतलब डी वाला ऑप्शन सही है सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिथियम आयन जो बैटरियां रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित जिनमें सेल में इलेक्ट्रॉन का विघटन होता है, ठीक है। सेकेंड है कि पारंपरिक बैटरियों के विपरीत लिथियम आयन बैटरियों के उपयोग के लिए सुरक्षित है, इनमें विस्फोट नहीं होता है। और थर्ड है कि रसायन विज्ञान के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार हल्की बार बार चार्ज किए जाने योग्य लिथियम बैटरियों के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो इसमें देखो अगर सही नहीं की बात की जाए तो इसमें देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन विघटन प्रणाली है ये मतलब जो सामान्य बैटरी होती है उसमें ये क्रिया होती है। लेकिन जो ये लिथियम आयन बैटरियाँ होती है इसमें एनोड से कैथोड के मध्य प्रवाहित होने वाले आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और सेकेंड में जो कहा गया है कि इनका मतलब ये विस्फोट नहीं होता है, तो ये गलत है। इसमें विस्फोट हो जाता है जब एनोड और जो ये कैथोड होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, तो इसमें विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है, जल जाती हैं ये, ठीक है। तो ये भी हमारा मतलब गलत है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है कि 2019 का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए ही दिया गया था, जिसमें बार बार चार्ज किए जाने योग्य लिथियम बैटरियों के विकास के लिए था, ठीक है। तो देखो कौन सा सही नहीं है, तो ये सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, थर्ड वाला हमारा सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि नहीं पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बनारस षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह गदर कार्यकर्ताओं द्वारा भारत में प्रस्तावित सशस्त्र विद्रोह का भाग था। और सेकंड है रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे। तो देखो जो ये बनारस का षड्यंत्र था ये जो इसमें ये तो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, क्योंकि रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे और साथ ही साथ गदर कार्यकर्ताओं द्वारा भारत में प्रस्तावित सशस्त्र विद्रोह का भाग था। तो ये ए और फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो ये था क्या कि मतलब ये बनारस षड्यंत्र था क्या, तो इसमें बनारस से पंजाब तक बम पहुंचाने की ये योजना बनाई गई थी 1915 में, ठीक है। तो इसमें ये रास बिहारी बोस के साथ साथ सचिंद्र और पिंगले भी शामिल थे, ठीक है। इस मतलब जो पूरा षड्यंत्र था इसमें शामिल थे। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि
गांधीवादी चरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि असहयोग आंदोलन ऐसा प्रथम अवसर था जब महात्मा गांधी द्वारा किसी जन आंदोलन में भाग लेने हेतु महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। ठीक है। सेकेंड है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में अपने मूल आंतरिक समूह के स्वयं सेवकों में से चुनिंदा महिलाओं को सम्मिलित किया था। ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि असहयोग आंदोलन में प्रथम अवसर दिया गया था महिलाओं को, तो नहीं नहीं ये गलत है। ये प्रथम अवसर जो महिलाओं को दिया गया था तो ये गांधी जी में नहीं, पहली बार गांधी जी ने क्या किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में 1913 में एक अधिवेशन किया था, मतलब वहाँ एक मार्च चलाया था, उसमें उन्होंने अवसर दिया था। और उसके बाद जब भारत में पहली बार इन्होंने महिलाओं को प्रथम अवसर दिया था, जो ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 का काला कानून। ठीक है। इसके संबंध में महिलाओं को अवसर दिया था। तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है। और सेकेंड वाला जो कहा गया है कि जो ये मतलब दांडी मार्च हुआ था, इसमें मूल आंतरिक समूह में स्वयं सेवकों की समूह के सेवकों में चुनिंदा महिलाओं को शामिल किया गया था, तो नहीं, इसमें अवसर दिया गया था कि वो भाग ले सकती थी दांडी मार्च में, लेकिन उन्होंने आंतरिक समूह के स्वयं सेवकों में उनको शामिल नहीं किया था महिलाओं को। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कहा गया कि फ्री इंडिया लीजन संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु जर्मनी में संगठित सैन्य इकाई थी। ठीक है। सेकेंड है कि इसे तारकनाथ दास और रास बिहारी बोस द्वारा संगठित किया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है फ्री इंडिया लीजन संगठन के संदर्भ में? तो इसमें अगर बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फ्री इंडिया लीजन संगठन यह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु जर्मनी में संगठित सैन्य इकाई थी। ठीक है। और इसकी स्थापना जो बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1941 में। ठीक है। तो ये रास बिहारी बोस और तारकनाथ इसमें शामिल नहीं थे, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पारंपरिक पेय और क्षेत्र दिए हुए हैं कि कहाँ का कौन सा क्षेत्र और पेय है। ठीक है। तो फैनी है, ये मतलब एक मतलब कह सकते हैं कि शराब की ब्रांड है। ठीक है। तो उसके बारे में, तो फैनी ये गोवा की है, छांग लद्दाख है, और च्वारक मिजोरम का है। ठीक है। तो इसमें जो मिलान करना है, तो देखो इसमें जो फैनी है ये काजू से बनाई जाने वाली शराब है, और ये वर्ल्ड फेमस है गोवा की शराब है। ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है। नेक्स्ट है छांग। तो छांग ये जौ से बनाई जाने वाली लद्दाख की फेमस शराब है। ठीक है। तो ये भी हमारा मतलब सुमेलित है। लेकिन जो ये च्वारक है ये चावल और जो अनानास है उससे बनाई जाती है त्रिपुरा में। ठीक है। तो ये मिजोरम में नहीं, त्रिपुरा में बनाई जाती है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कहा गया कि गांधी जी के संघर्ष विराम रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सी घटक शामिल थे? तो बिना जन भागीदारी के आंदोलन का चरण। सेकेंड है कि विधेयतर जन संघर्ष का चरण। और स्वतंत्रता प्राप्ति तक निरंतर संघर्ष। तो देखो उन्होंने ये स्वतंत्रता प्राप्ति पर निरंतर संघर्ष की कभी बात नहीं की थी। उन्होंने संघर्ष विराम मतलब बिना जन भागीदारी के आंदोलन का चरण स्वीकार किया था, और विधेयतर जन संघर्ष का मतलब काम किया था कि मतलब एक संघर्ष विराम, संघर्ष मतलब संघर्ष करो, उसके बाद समझौता करो सरकार के साथ, उसके बाद फिर संघर्ष करो। ठीक है। इस रणनीति को इन्होंने लागू किया था। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 15। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो फर्स्ट है कि उन्होंने लंदन में आयोजित सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये तो सही है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने ही केवल भाग लिया था। और गांधी जी की भांति उनका भी मानना था कि ग्राम पंचायतें दलित वर्गों के सशक्तिकरण में सहायता करेंगी। ठीक है। और फोर्थ सी ऑप्शन है, उन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की थी, और उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो उसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही ही है, और सेकंड जो बी ऑप्शन है हमारा, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो गांधी जी की भांति उनका मानना था कि ग्राम पंचायतें दलित वर्गों के सशक्तिकरण में सहायता करेंगी, तो वो कहते थे नहीं, क्योंकि मतलब उनके सशक्तिकरण में सहायता नहीं करेंगी। हालांकि वो पंचायतों के गठन का
जो विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि भारत जो जो भारत का समाज है, ठीक है, वो गांव में ज़्यादा बसता है और गांव में जाति व्यवस्था और रूढ़ियां बहुत ज़्यादा स्तर पर, मतलब बहुत बड़े स्तर पर मतलब हैं, जो दलितों को उनका मतलब अधिकार नहीं देंगी, ठीक है, क्योंकि जो शक्ति है वो उच्च वर्ग में ही समाहित हो जाएगी और निम्न वर्गों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका विरोध इसलिए वो करते थे, ठीक है। तो सेकेंड बी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका, जो सही नहीं है। और बाकी जो बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और 1946 में इन्हें जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में मतलब नियुक्त किया गया था। तो ये और सारे स्टेटमेंट इनके सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तो 16। तो इसमें कहा गया है कि 1939 में प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो फर्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है। सेकेंड है कि अंग्रेज सरकार द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को अस्वीकार करना। और सी ऑप्शन है कि भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका का कारण, ठीक है। और डी है कि सरकार द्वारा भारतीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना जर्मनी के साथ युद्ध में भारत के सम्मिलित होने की घोषणा। तो इसका देखो डी ऑप्शन है, क्योंकि भारत से इन्होंने नहीं पूछा था, इसीलिए इन्होंने जो भारतीय प्रांतीय सरकारों में थे उन्होंने अपना एक साथ सभी ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बिना पूछे युद्ध में जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है, उसमें इन्होंने उसे सम्मिलित कर लिया था भारत को। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि दिल्ली पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो दिल्ली पैक्ट क्या था। तो फर्स्ट है कि इसे गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर ला दिया था। और सी है कि इसके अंतर्गत सरकार ने व्यक्तिगत उपभोग के लिए तटीय गांव में नमक बनाने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की थी। और डी है कि इसमें गांधी जी द्वारा पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की सार्वजनिक जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो ये गलत है डी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो गांधी जी द्वारा मतलब जो ये दिल्ली पैक्ट हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो गांधी मतलब जो ये पुलिस कार्रवाई की गई है जो, ठीक है, जो सार्वजनिक पुलिस की जो अत्याचार किए गए हैं उसकी सार्वजनिक जांच के लिए ये सहमति नहीं की थी। और एक और नहीं मानी थी गांधी जी की एक और शर्त नहीं मानी गई थी, जो थी कि जो राजनीतिक बंदी थे, ठीक है, उनको तो छोड़ दिया गया था जितने भी थे, लेकिन जो भगत सिंह और उनके जो सहभागी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे उन्हें छोड़ने की बात नहीं की गई थी इसमें, ठीक है। तो और ये सारे हमारे स्टेटमेंट सही हैं ऊपर के, और डी वाला गलत हो गया, तो गलत ही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें तिलक स्वराज फंड किसके समर्थन में हेतु जुटाया गया था। तो होम रूल आंदोलन के समर्थन में, असहयोग आंदोलन के समर्थन में, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समर्थन में, या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के समर्थन में, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में ये जुटाया गया था। इसी समय इनकी जो तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए ये मतलब फंड जुटाया गया था ताकि असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा तरीके से उसको जो है अच्छे से बूस्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि असहयोग आंदोलन के भारत के रूप में अपनाई गई रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यदि सरकार दमन का सहारा लेती है तो व्यापक पैमाने पर सविनय अवज्ञा अभियान का आयोजन किया जाना था। और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के निर्देशानुसार असहयोग कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना था, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, क्योंकि इसका काम ही था जो असहयोग आंदोलन लागू करने के लिए कि अगर सरकार दमन का सहारा लेती है तो व्यापक मतलब स्तर पर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो है मतलब चरणबद्ध तरीके से एक मतलब रणनीति बनाई गई थी, उसी के अनुसार इसे लॉन्च किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि इसने महात्मा गांधी द्वारा 4 फरवरी 1928 को आरंभ किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इस आंदोलन को व्यापक सफलता प्राप्त हुई थी और परिणामतः बढ़ी हुई राजस्व दरों में कटौती की गई एवं जब्त की गई भूमि वापस ली गई थी, ठीक है। और सी है कि आंदोलन के लिए जन समर्थन सुनिश्चित करने हेतु जाति और ग्राम पंचायतों का सामाजिक उपकरण
के रूप में उपयोग किया गया था, और डी है कि महिलाओं की लामबंदी पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, तो देखो इसमें जो कहा जा रहा है, तो इसमें स्टेटमेंट देखो फर्स्ट वाला सही नहीं है, क्योंकि जो बारदौली सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसी के संबंध में ये मतलब इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा, और ये था इसलिए क्योंकि भू राजस्व का 22% वृद्धि कर दी गई थी, उसको हटाने की बात की जा रही थी इसमें। ठीक है, और ये सफल भी हुए थे, और ये सारी मतलब भू राजस्व मतलब राजस्व दरों में कटौती की बात की गई थी, और ये सब मतलब सही है सारा। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 21, तो इसमें हाल ही में सुर्खियों में रहे और डाइनिड और ड्रेकोनिड्स और साउथ टॉरिड, ये क्या हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि हिंद महासागर प्रशांत महासागरों में पाई जाने वाली कच्छप प्रजातियां हैं। ठीक है, और बी है कि कच्छप मतलब कछुए की प्रजातियां। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष एक विशिष्ट समय के दौरान होने वाला उल्कापात है, और सी है कि पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली कीटभक्षी पादप प्रजातियां हैं, और डी है कि एंड्रोमीडा आकाशगंगा के तारामंडल जो आकार में मिल्की वे आकाशगंगा के तारामंडलों के सदृश हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन से ये मतलब स्टेटमेंट हैं, तो इसका कौन सा मतलब ये हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये प्रतिवर्ष एक विशिष्ट समय के दौरान होने वाले उल्कापात हैं ये। ठीक है, तो ये अक्टूबर माह में देखने को मिले थे। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, सेकंड है कि अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था, और थर्ड है कि नया आंदोलन आरंभ करने के विषय पर सदस्यों के बीच टकराव उभर आया था। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की बात करें, मतलब योजना समिति का गठन, तो जो तुम्हारा जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 का, तब इसका गठन किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो सर्वसम्मति से नहीं चुना गया था, इसमें सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने खड़ा किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, नहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नहीं नहीं सॉरी सॉरी पताबी सीतारमैया को। ठीक है, पताबी सीतारमैया को खड़ा किया गया था, तो ये सर्वसम्मति से नहीं मतलब चुने गए थे, लेकिन हाँ बहुमत से चुने गए थे। ठीक है, बाद में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, क्योंकि ये नया आंदोलन आरंभ करने के विषय पर सदस्यों के बीच टकराव उभरा था। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार CSIR नीरी द्वारा हरित पटाखे विकसित किए गए थे, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पटाखे पारंपरिक पटाखे के विपरीत हरित पटाखों में बेरियम और स्ट्रेंशियम के लवण होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि हरित पटाखे न केवल कम धुआं उत्पन्न करते हैं बल्कि कम ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं, और थर्ड है कि धूल कणों के बैठने में सहायता करने के लिए फटने पर इन पटाखों द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त की जाती है। तो ये सही है थर्ड वाला स्टेटमेंट। सेकंड भी सही है, क्योंकि ये कम धुआं और कम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो ये हरित पटाखे होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉर्मल बारूद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये होते हैं जो पारंपरिक पटाखे होते थे उसमें कलर के लिए बेरियम का यूज किया जाता था, स्ट्रेंशियम, और आवाज़ के लिए आवाज़, और अन्य जो उसमें जो प्रदूषण होता था जैसे शीशा था, और ये सब तत्व जो हैं उसमें रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड थर्ड सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 24, इसमें कहा गया कि पेरिस इंडियन सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा थी, इसका गठन 1905 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा किया गया था, और इसने सन 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसमें विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में नहीं थी। तो पहला तो नहीं 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 अरे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, नहीं नहीं ओके ठीक है।
तो ये पेरिस इंडियन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी की एक शाखा के रूप में ठीक ठीक है। और इसकी स्थापना जो है, इसका गठन जो पेरिस इंडिया सोसाइटी थी, इसकी स्थापना तो श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। लेकिन जो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इसकी मैडम भिकाजी कामा ने इसका गठन किया था। और ये जो मतलब ये इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा ने। और पेरिस इंडियन सोसाइटी थी, इसकी स्थापना की थी मैडम भिकाजी कामा ने, ठीक है। और इसने 1907 में इन्होंने क्या किया था कि प्रतिनिधिमंडल के जरिए इन्होंने मतलब विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराया था, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 25, इसमें कहा गया कि आधुनिक भारत के इतिहास में अल्लूरी सीताराम राजू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फर्स्ट है कि वेदारण्य नामक मार्च के संगठन में, ठीक है। बी है कि राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के अभियान के संगठन में। और सी है कि वाईकॉम सत्याग्रह के संगठन में। और रंपा विद्रोह में, ठीक है। तो इसका देखो, जो ये सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो भूमिका थी, ये रंपा संघ जो विद्रोह हुआ था केरल में, ठीक है, उसमें इन्होंने, आंध्र प्रदेश में, उसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी। और ये 1922 से 24 तक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले कॉमन रिपोर्ट स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या था। तो फर्स्ट है कि जैव विविधता के संरक्षण और साधारणीय उपयोग हेतु राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना, ठीक है। ये कि राष्ट्रीय विकसित राष्ट्रों से निर्धन राष्ट्रों को प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करना, ताकि वे प्रशीतन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हानि रहित रसायनों के उपयोग से प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो सके, ठीक है। और हमारा 80 ऑप्शन है कि वित्तीय और आर्थिक तनाव से निपटने एवं जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमताओं में सुधार करना था। और डी है कि वैश्विक स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कर अपवंचन पर का मुकाबला करना था, ठीक है। तो देखो, इसमें जो ये डी ऑप्शन है, ठीक है, इसका तो कर वंचन में जो वैश्विक स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से कर अपवंचन का मुकाबला करने के लिए ये लाया गया था, जो कॉमन रिपोर्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट है हमारा 27। इसमें कहा गया है कि 1917 के युद्ध सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अधीन दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी प्रयासों हेतु भारतीय समर्थन प्राप्त करना था। और थर्ड है कि गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो देखो, ये गलत स्टेटमेंट थर्ड है, क्योंकि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और इन्होंने इनको पूरा आश्वासन दिया था कि भारतीय लोग आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि इन्होंने आश्वासन, इन्हें मतलब गांधी जी को भरोसा था कि अगर हम इनका समर्थन करेंगे तो ये लोग हमें मतलब आज़ादी दे देंगे, हमको मतलब अपने अधिकार दे देंगे और हमें अपने से मुक्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हालांकि हो नहीं पाया था। तो ये गलत है स्टेटमेंट, इन्होंने समर्थन किया था गांधी जी ने इसमें, ठीक है। और जो ये कहा जा रहा है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो सेकेंड भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो इसका उद्देश्य जो भारतीय समर्थन प्राप्त करना था, बट नहीं नहीं नहीं, सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मतलब चेम्सफोर्ड के अधीन दिल्ली में आयोजित किया गया था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी प्रयासों हेतु समर्थन प्राप्त करना था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड हमारा गलत है। नेक्स्ट है 28। इसमें कहा गया था गांधी जी के अधीन सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी के नाम पर किसान नेताओं ने किसानों को हिंसक कार्रवाई हेतु संगठित किया था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने पहली बार भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में आमरण अनशन के अस्त्र का प्रयोग किया था। और थर्ड है कि खेड़ा सत्याग्रह का तात्कालिकरण प्लेग बोनस का वापस लेना था। तो ये गलत है, प्लेग वापस का तो लेना नहीं था, ये तो अहमदाबाद मिल जो हुआ था, ठीक है, जो सत्याग्रह हुआ था उसमें किया गया था। लेकिन इसमें फसल ख़राब हो गई थी, तो उसी लगान को माफ़ करने की बात की जा रही थी इसमें, ठीक है। और ये जो पहला जो कहा है अमरण अनशन, तो ये जो अहमदाबाद मिल जो सत्याग्रह हुआ था उसमें पहली बार अमरण अनशन की बात की थी, ठीक है। तो ये भी गलत है, लेकिन फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये हमारा सही है। लेकिन इसमें गांधी जी की जानकारी नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने पहुँच वहाँ ऐसा कुछ होने नहीं दिया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मानव
जाति की पारिस्थितिक संसाधनों की आंतरिक मांग को दर्शाता है जो पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता से परे होती है। ठीक है, इसकी मेजबानी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है और यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक साल के जितने जितने सोर्सेज होते हैं, जितने जितने पृथ्वी उत्पादित करती है, ठीक है, उसके जिस दिन ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जितने इस रिसोर्सेस वो मतलब ख़त्म कर लेता है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के लोग जो रहते हैं वो सोर्सेज ख़त्म कर लेते हैं, उसी दिन उसको मनाया जाता है। और इसकी मेज़बानी जो है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क करता है। और ये जो फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि मानव जाति की पारिस्थितिकी संसाधनों की उस अतिरिक्त मांग को दर्शाता है जो पृथ्वी की पुनरुत्पादन क्षमता से परे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में रहीमतुल्ला आयोग द्वारा अनुशासित ट्रिपल फार्मूला किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय उद्योग जगत की सुरक्षा से। ठीक है, सेकेंड है कि संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक हितों के मध्य असहमति विकसित करने से। सी है कि इन राज्यों में लोकप्रिय लामबंदी को रोकने के लिए रियासतों के शासकों से के साथ गठजोड़ करने से। और डी है कि ब्रिटिश शासन के उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के विनियमन से। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है? तो देखो, इसका देखो ए ऑप्शन जो है इसका सही है, क्योंकि इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, जो इनका रहीमतुल्ला का जो ट्रिपल फार्मूला था, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय उद्योग जगत की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए राजकोषीय आयोग नियुक्त किया गया था इन्हें। ठीक है, इसीलिए ये था। नेक्स्ट है 31। इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंध था। तो औद्योगिक सुधार आरंभ से। ठीक है, बी है कि कृषि सुधार से संबंधित प्रस्तावों से। सी है भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से। और डी है छोटे भागों में भारत के बाल्कनीकरण से। ठीक है, तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है, छोटे भागों में बाल्कनीकरण से संबंधित था ये डिक्की बर्ड प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि अंग्रेज और मुस्लिम लीग ने केंद्र में आंतरिक संगठन के गठन पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कांग्रेस और लीग द्वारा समान संख्या में सदस्य नामांकित किए गए थे। ठीक है, और सेकेंड है कि इस समझौते द्वारा अल्पसंख्यकों जैसे अनुसूचित जातियों एवं सिखों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गई थी। और जो डी हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें देसाई ने योजना को गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया था और उनकी सहमति प्राप्त की थी। ठीक है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि देसाई लियाकत जो समझौता था यही मतलब था कि सभी को मतलब आंतरिक ये मतलब नामांकन समान संख्या में सदस्य नामांकित किए जाने थे। ठीक है, चाहे वो आंतरिक गठन पर सहमति व्यक्त करने में कांग्रेस और लीग के द्वारा समान सदस्य थे। ठीक है, और इसमें जो है ये अल्पसंख्यकों जैसे कि अनुसूचित जातियों और सिखों का प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गई थी, इनको मतलब अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। और ये देसाई योजना को गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था देसाई ने। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, तीनों के तीनों 1 2 3। नेक्स्ट है 33। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सेकेंड है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। और थर्ड है कि अगस्त प्रस्ताव और मुक्ति दिवस। ठीक है, तो इसमें कौन घटना कब हुई है उसको कालानुक्रम में आपको गठित करना है। तो देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो ये 3 मई 1939 को देखने को मिली थी। ठीक है, मई 1939 में। और ये द्वितीय विश्व युद्ध की जो जर्मनी के विरुद्ध घोषणा हुई थी ये सितंबर में हुई थी, सितंबर 1939 में हुई थी। ठीक है, ये मई में हुई, ये सितंबर में हुई। और ये अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 के हुआ था। ठीक है, 1940 को ये देखने को मिला था। और ये जो मुक्ति दिवस था, ठीक है, ये 22 दिसंबर 1939 को हुआ था, 22 दिसंबर 1939 में। ठीक है, तो इसमें अब मिलान करना है, तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? तो सबसे पहले पहली घटना हुई है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये मई में हुई है। फिर उसके बाद हमारा सितंबर में हुई है ये हमारी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। फिर आपको देखने को मिलेगा ये मुक्ति दिवस। और फिर जो अगस्त प्रस्ताव। तो हमारा 1 2 4 3, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 34, इसमें कहा गया कि सेंटिनल थर्ड वर्ल्ड फायर एटलस प्रोटोटाइप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह किसी वर्ष में होने वाले केवल औद्योगिक आग की घटनाओं को दर्ज करने हेतु विकसित किया गया उत्पाद है, ठीक है। इसे यूरेनियम स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि इसमें केवल औद्योगिक आग की घटना नहीं, ये रात में किसी भी प्रकार की आग की घटना को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। उसके द्वारा मतलब किसी भी सक्रिय आग को ट्रैक करने में सक्षम है, इसीलिए ये विकसित किया गया है, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों, ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया कि बेवेल योजना के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में केवल भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाना था, ठीक है। सेकंड है कि कार्यकारी परिषद में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। और थर्ड है कि भारत सचिव के पद की समाप्ति कर दी गई। तो ये गलत है, भारत का पद, जो सचिव का पद था, समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन हाँ उसको सीमित कर दिया गया था। वो केवल भारतीय हित की बात करता था, ठीक है, भारतीय हित में जो बातें होती थी उसके बारे में कहता था। तो ये गलत है, और सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। इसमें सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था, और इसमें 14 में से 6 मुस्लिम सदस्यों को चुना गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में था, तो ये प्रतिनिधित्व की बात हो नहीं सकती। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, और फर्स्ट वाला है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा ये गलत है, क्योंकि इसमें केवल भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इसमें जो सैन्य प्रमुख का पद होता था, जो चीफ प्रमुख सैन्य अधिकारी, कमांडर चीफ जो होता था, ठीक है, उसको जो है छोड़ के अन्य भारतीय होते थे। तो तीनों स्टेटमेंट ये गलत हैं बेवल योजना के संबंध में, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 36, इसमें गुरु नानक देव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि वह सिख के संस्थापक 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु थे, ठीक है। सेकेंड है कि जन्म साखी नामक रचनाओं में उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और सी है कि उनका जन्म पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित करतार साहिब नामक कस्बे में हुआ था, ठीक है। और डी है उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति करने के लिए ईश्वर के नाम दोहराने पर बल दिया था। तो इसका देखो सी ऑप्शन गलत है। इनका जो जन्म हुआ था ये पंजाब में, आपको जो पाकिस्तान का क्षेत्र था उस समय, जो शेखपुरा तलवंडी, ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। तो ये गलत है सी वाला ऑप्शन, और ये सारे हमारे सही हैं इनके स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 37, इसमें कहा गया कि भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में 1923 के बंगाल समझौते का उद्देश्य था। तो फर्स्ट ए है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद को दूर करना। सेकेंड है स्वराज पार्टी का गठन। थर्ड है कि कांग्रेस के बाहर संयुक्त कामगार मोर्चे का संगठन। और डी है कि आंदोलन के उत्तरवर्ती चरण में रचनात्मक गतिविधियों का जो कार्यान्वयन करना। तो देखो इसका ए ऑप्शन है, हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए ये 1923 में ये मतलब भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में एक बंगाल समझौता हुआ था, जिसमें स्वराज पार्टी और कांग्रेस समिति के बीच हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, इसमें साइमन कमीशन के बारे में, साइमन कमीशन विरोधी लहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये बताना है। तो यह मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह सभी श्वेत सदस्यों वाले भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति के विरुद्ध भारतीयों का विरोध प्रदर्शन था, ठीक है। और सेकेंड है कि कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। और थर्ड है कि यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें जो कहा गया है ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये सांविधिक आयोग की नियुक्ति के विरुद्ध भारतीयों का विरोध प्रदर्शन, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सांविधिक ये आयोग नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो 7 अंग्रेजी केवल जो साइमन कमीशन आया था, इसमें केवल अंग्रेजी थे, जो मतलब उसमें नियम बनाने के लिए मतलब एक आयोग बनाया गया था, ठीक है। जो संविधान लागू करने की बात की जा रही थी, उसके रिव्यू की बात की जा रही थी अंग्रेजी नियमों के, ठीक है। इसीलिए इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। और इसको विरोध प्रदर्शन के लिए जो आपको देखने को नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है आज।
आज कुछ ज़्यादा ही दिमाग तेज चल रहा है यार। चलो कोई नहीं, फिर से समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये साइमन कमीशन के विरोधी लहर के संदर्भ में बताना है। तो देखो इसमें देखो ये यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी के ने जो कांग्रेस के साथ साइमन कमीशन का बहिष्कार की बात की गई थी, तो ऐसा नहीं था, इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था क्योंकि ये पंजाब की पार्टी थी। इन्होंने बहिष्कार के बारे में बात नहीं की, अन्य सभी ने बहिष्कार किया था लेकिन इन्होंने नहीं किया था। इस अन्य पार्टियां जैसे कि उदारवादी और मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, हिंदू महासभा, सभी ने इसका विरोध किया था, लेकिन ये जो पंजाब की यूनियनिस्ट और जस्टिस पार्टी थी उसका समर्थन कर रही थी, ठीक है। और ये जो कलकत्ता में इसका इस बहिष्कार का जो साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो कलकत्ता में नहीं, ये मद्रास में जो सेशन हुआ था उसमें इसका निर्णय लिया गया था। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें सभी श्वेत सदस्य थे, जिसमें भारतीय संविधिक आयोग की नियुक्ति के विरुद्ध भारतीयों का विरोध प्रदर्शन था, ठीक है। तो ये इसीलिए तो किया गया था क्योंकि इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं किया गया था। तो ये गलत है, और गलत मतलब ये सही है, तो मतलब गलत पूछा गया है तो 2 और 3 मतलब गलत है इसमें। तो गलत पूछा गया तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारत में दलित आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि गांधी जी ने 1920 के असहयोग प्रस्ताव में अस्पृश्यता का उल्लेख करके इसे एक सार्वजनिक चिंता का विषय बनाया था, ठीक है। और सेकेंड है कि एम सी राजा ने अपनी अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के गठन का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और थर्ड है कि भीमराव अंबेडकर ने केवल जाति की तुलना कहीं व्यापक आधार पर गरीबी और अछूतों को संगठित करने के लिए 1936 में अपनी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इन्होंने लेबर पार्टी की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने, और एम सी राजा ने जो है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। और जो गांधी जी ने 1920 में असहयोग प्रस्ताव अस्पृश्यता का उल्लेख करके एक सार्वजनिक चिंता का विषय बताया था। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार नदियों से संबंधित है। तो महाकुंभ है, पुष्कर है, मस्तकाभिषेक है। तो देखो ये नदियों से संबंधित नहीं है, ये जैन मूर्ति है, उसका अभिषेक किया जाता है प्रतिभा से, ठीक है। ये श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पे ये मूर्ति है महाबलेश्वर की, वहाँ पे अभिषेक किया जाता है। तो ये नदियों से संबंधित नहीं है, लेकिन कुंभ का मेला है ये नदियों के संगम पर मिलता है। ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में, ठीक है। और पुष्कर में 12 नदियों की पूजा होती है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ये नदियों से 1 और 2 स्टेटमेंट सही हैं, नदियों से संबंधित है, और ये वाला मूर्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है 41। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कारण थे। तो फर्स्ट है कि जापानी आक्रमण का खतरा, सेकेंड है कि बढ़ती महंगाई और वस्तुओं की आपूर्ति में कमी के कारण लोगों में व्यापक असंतोष, और थर्ड है कि क्रिप्स मिशन की विफलता। तो ये तीनों कारण मतलब उपलब्ध थे जिसने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के तीनों कारण बताए गए थे, तो जो और ये सही भी थे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, तो 1942 में, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह स्मार्ट शहर प्रौद्योगिकी के उत्तरदायित्व एवं नैतिक उपयोग के सिद्धांतों के निर्धारण हेतु सरकारों, निजी क्षेत्रों, भागीदारों और शहरी निवासियों को संगठित करना था, ठीक है, करता है। और जो विश्व आर्थिक मंच इस गठन के सचिवालय के कार्य के रूप में कार्य करता है, और इसका जो गठबंधन, भारत इस गठबंधन का सदस्य है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है क्योंकि जो ग्लोबल अलायंस सही है इसी के लिए तो बनाया ही गया था, ठीक है। इसका जो ये G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा 1934 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दिए जाने के लिए उत्तरदायी था। तो फर्स्ट है कि अंबेडकर के साथ पूना समझौते पर मतभेद, और सेकेंड है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में INC का भाग न लेना,
और सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता का उत्तरदायित्व स्वीकार करना, और डी है कि विभिन्न विचारधाराओं के उद्भव के कारण महात्मा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पर अपने प्रभाव की कमी की अनुभूति। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं के उपद्रव के कारण महात्मा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस पर अपने प्रभाव की कमी की अनुभूति के कारण ये इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। ठीक है, तो मतलब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1934 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 44। इसमें कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को द्वितीय चरण अधिक समय तक जारी नहीं रह सका। मतलब जो सविनय अवज्ञा का द्वितीय चरण था, ठीक है, वो अधिक समय तक जारी क्यों नहीं रह सका, तो इसका क्या कारण था। तो फर्स्ट है कि सरकार द्वारा आंदोलन की मांगों को स्वीकार कर लिया गया और महात्मा गांधी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। ठीक है, और जो जनता आंदोलन हेतु तैयार थी, किंतु लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जनता ही उस समय उपलब्ध नहीं हो पाई थी, इतने लंबे समय तक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए। और सी है कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के पास आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु पर्याप्त समय नहीं था, और कांग्रेस 1935 के भारत सरकार अधिनियम प्रावधानों से संतुष्ट थी, तो ऐसा भी नहीं था कि इससे संतुष्ट हो गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के पास आंदोलन की गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। ठीक है, इसीलिए स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट है 45। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी और संबंध प्रांत और क्षेत्र दिया हुआ है, तो इसमें सिकंदर हयात खान तो बंगाल से संबंधित थे, और मनीराम दीवान ये गुजरात, कनकलता बरुआ असम, और केलप्पन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कौन किससे संबंधित था इसके बारे में बताना है। तो देखो इसमें देखो जो ये केलप्पन थे, इन्हें तो केरल का गांधी कहा जाता है, तो ये केरल से संबंधित थे। ठीक है, कनकलता बरुआ ये तो असम से संबंधित थे, और मनीराम दीवान ये भी असम से ही संबंधित थे, गुजरात से नहीं थे, और सिकंदर जो हयात खान थे, ठीक है, ये बंगाल से नहीं, ये पंजाब से संबंधित थे। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट केवल सही है, मिलान सुमेलित है, और सारे गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें अलीपुर संयंत्र केस 1908 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारत के वायसराय की हत्या के प्रयास से संबंधित था। ठीक है, सेकेंड है कि चित्तरंजन दास द्वारा इस षड्यंत्र में दोषी पाए गए अरविंद घोष की ओर से मुकदमा लड़ा गया था। ठीक है, तो सेकेंड सही है स्टेटमेंट, क्योंकि अरविंद घोष की तरफ से मुकदमा लड़ा गया था, और ये वायसराय की हत्या के लिए नहीं था, ये प्रयास किया गया था जो वहाँ का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसी को मारने की हत्या की गई थी बम से। ठीक है, तो उसी के संबंध में था, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा 47। इसमें कहा गया कि सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक अंतर सरकारी मंच है जो ऐसे विश्व के निर्माण का आकांक्षी है जिसमें गतिशीलता साधारणीय हो, और सेकेंड है कि मतलब सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल सचिवालय का संचालन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, और यह ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ये वैश्विक बहुहितकारक एक मंच है। ठीक है, तो ये गलत है ये, और सेकंड और थर्ड तो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 48। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की दरिद्रता हेतु उत्तरदायी थे। ठीक है, तो फर्स्ट है अत्यधिक भू राजस्व की कमी, सेकंड है कि साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की उच्च दर, और थर्ड है कि भूमि की हस्तांतरणीय का आरंभ। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें बताना है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की दरिद्रता है तो उत्तरदायी कारण ये तीनों थे, क्योंकि भू राजस्व की मांग अत्यधिक थी, साहूकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में वसूला जाता था ब्याज। ठीक है, और भूमि हस्तांतरणी का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट है सही हैं, तीनों कारण उत्तरदायी थे उस समय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया कि फीड आवर फ्यूचर अभियान को बढ़ती भूख एवं कुपोषण को ध्यान में आकर्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया। इस अभियान को निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो फर्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन, और द हंगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किसके द्वारा ये किया जा रहा है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो फ्यूचर फॉर ऑल, तो ये अगर इसकी बात की जाए
तो ये तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा मतलब की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा ये लॉन्च की जाती है, ठीक है। कुपोषण की स्थिति को उसको जानने के लिए, उसको उसका निवारण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है कि यह सुनिश्चित साइबर स्पेस के लिए नीतियों का समर्थन करने हेतु उद्योग जगत के निकायों एवं थिंक टैंक के साथ सहयोग करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है सही है? तो देखो सेकेंड तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो भारतीय डेटा परिषद है ये सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए नीतियों का समर्थन करने हेतु उद्योग जगत में निकाय एवं थिंक टैंक के साथ सहयोग करता है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के तहत नहीं बनाया गया है। ये एक नेस्कॉम द्वारा स्थापित एक जो डेटा संरक्षण पर गैर लाभकारी उद्योग निकाय है, ठीक है ये। और ये करता क्या है कि जो मतलब डेटा सुरक्षा की बात करता है कि डेटा को सुरक्षित किया जाए, इसके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे टेक सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तहाँ जहाँ इसको मतलब डेटा को सुरक्षित किया जाए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, आपका मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैं वीडियो डेली का डेली अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, आप लोग कह रहे थे इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अच्छे से खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और अच्छे से ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। और अपना रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो पाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।